नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के द्वितीय अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने अपनी गत वीडियो के माध्यम से समझा। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस अध्याय में दिए गए व्याकरणिक अंश पर, अर्थात आपके इस अध्याय के हिंदी अनुवाद करवाए जाने के पश्चात और अभ्यास कार्य करवाए जाने से पूर्व जो भी इसमें व्याकरणिक अंश दिया गया है, जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से अभ्यास कार्य किया जाएगा, उस अंश को समझने का प्रयत्न करते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। जिसमें दिया है अत्र इदम अवधेयम, जिसमें ल्यप प्रत्यय प्रमुखतः लिया गया है। ल्यप प्रत्यय से तात्पर्य, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दों के अंश जो मूल शब्दों के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। और प्रत्ययों का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, वे केवल कुछ शब्दों के अंश होते हैं और वे अंश शब्दों के पीछे लगकर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ ल्यप प्रत्यय की बात हो रही है। प्रत्यय बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रत्यय की बात हो रही है हम उसी पर बात करते हैं। यत्र एकस्याः क्रियायाः समाप्ते अनन्तरम् उत्तर क्रिया भवति तत्र पूर्वकालिके क्रिया व्यवहारे धातुः क्त्वा प्रत्ययः भवति। यत्र, जहाँ, एकस्या, एक, क्रियायाः, क्रिया की, समाप्ते, समाप्ति पर, अनंतरम, बाद में, एक क्रिया की समाप्ति के बाद में, उत्तर क्रिया भवति, उत्तर यानी बाद की क्रिया होती है या दूसरी क्रिया होती है, तत्र वहां पूर्वकालिके, पूर्व में की गई या पूर्व समय की जो क्रिया है, क्रिया व्यवहारे, क्रिया व्यवहार में धातु में त्वा प्रत्यय होता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा जब कोई वाक्य हो जहां पर दो क्रियाएं एक साथ हो रही हों, कहने का अर्थ कि एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया भी पता लग रही हो, तो ऐसे में जो पहले की गई क्रिया है उसकी धातु में त्वा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? त्वा। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो हमें ल्यप समझा रहे थे, बिल्कुल ल्यप पे ही चलेंगे, आगे पढ़ते हैं। पहले तत्रैव यदि धातोः पूर्वं किमपि उपसर्गादि पदं भवति तर्हि त्वा प्रत्ययस्थाने ल्यप भवति। तत्रैव, वहां, इस प्रकार ही, यदि धातु, धातु से, पूर्वम, पूर्व, किमपि, कोई भी, उपसर्ग आदि पद, उपसर्ग इत्यादि पद भवति मैंने होता है, तरही मैंने तो, त्वा प्रत्यय स्थाने ल्यप भवति, तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर क्या होता है? ल्यप होता है। अब आप इसमें अंतर समझिए, एक तरफ है ल्यप और एक तरफ है त्वा। कंडीशन एक दोनों की सेम है। ऐसा सेंटेंस जिसके भीतर दो क्रियाओं का होना हमें पता लग रहा हो, जिसमें एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया हो रही हो, तो जो पहली क्रिया हुई है, जिसकी समाप्ति हुई है, उसकी धातु में त्वा प्रत्यय लगेगा। बस कंडीशन एक है कि यदि उस धातु में धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हुआ है तो त्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा? ल्यप प्रत्यय। बस इतना ही अंतर है दोनों में। कंडीशन दोनों की सेम है, दोनों एक सेम फॉर्म में अप्लाई होते हैं और अर्थ भी दोनों सेम ही देते हैं। आगे पढ़ते हैं। ल्यप प्रत्यय य मात्रम अवशिष्यते, त्वा ल्यप प्रत्यांतानि पदानि अव्ययानि भवन्ति। ल्यप प्रत्यय यानी ल्यप प्रत्यय में य मात्रम, य मात्रा जो है शेष रहती है, अवशिष्यते बचता है या शेष रहता है। क्या कह रहे हैं ये? कि इस ल्यप में से लकार और पकार का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है? य। कहने का मतलब, जब भी किसी धातु में ल्यप प्रत्यय लगाया जाएगा तो य ही साउंड करेगा, अंत में लकार और पकार का लोप हो जाएगा। अब लोप क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इन सबको हमें नहीं पढ़ना है, इसकी गहराई तक नहीं जाना है, क्योंकि फिर बहुत सारे नियम और बहुत सारे व्याकरणिक जो सिद्धांत है वो लागू हो जाएंगे। उतना हमें समझने की आवश्यकता नहीं है अभी। अभी हमें मोटे स्तर पर जो स्थूल हमारे पास रूप है, उसके आधार पर केवल इतना समझना है कि ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया हो रही हो, तो पहली क्रिया की समाप्ति की धातु में त्वा प्रत्यय लगाना है, और अगर उसमें उपसर्ग लगा है तो ल्यप प्रत्यय लगाना है,
और ल्यप का य शेष रहता है। ठीक है, त्वा का त्वा शेष रहता है, ककार का लोप होता है, अगर आपको नहीं ध्यान है तो। और आगे की पंक्ति में इन्होंने कहा था कि त्वा ल्यप प्रत्यांतानी, यानी त्वा और ल्यप प्रत्यय से अंत होने वाले उनके जो पद हैं अव्ययानी भवंती, अव्यय हो जाते हैं। अव्यय हो जाते हैं से तात्पर्य कि उनके किसी भी आधार पे रूप नहीं चलते, वो अव्यय बन जाते हैं। अब रूप न चलने से मतलब क्या है, जब मैं इसका मतलब आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे अरे वाह, ये तो सब जगह होना चाहिए। जिन भी धातुओं में त्वा या ल्यप प्रत्यय लग जाता है तो उसका किसी भी लकार, किसी भी पुरुष, किसी भी वचन में कोई रूप नहीं चलता, ना लट लकार, ना लंग लकार, ना लोट लकार, ना वेदिलिंग, कुछ नहीं चलता। वो एक ही अर्थ देगा और वो जस का तस ही प्रयोग होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग हो, चाहे वो पुल्लिंग के साथ प्रयोग हो, चाहे वो मध्यम पुरुष का हो, चाहे वो प्रथम पुरुष का हो, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो। बात समझ में आ गई? यानी वो अव्यय बन जाएगा। अव्यय अर्थात जिसका खर्च न किया जा सके, जो अपने आप में ही पूर्ण माने जाते हैं, जिनमें न कुछ जुड़ता है न फिर कुछ टूटता है। ठीक है, उसे अव्यय कहते हैं। अस्य वाक्येषु प्रयोगः त्वा प्रत्ययवत भवति। अस्य इनका वाक्येषु वाक्यों में प्रयोग त्वा प्रत्यय की तरह, वत मैंने की तरह, भवति मैंने होता है। उदाहरण देखते हैं। यथा जैसे तंडुल कणान अवलोक्य कपोतान प्रति। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आह के स्थान पर अवदत आना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि आह से इसका अर्थ नहीं बनेगा, अवदत आएगा इस स्थान पर, तब ये पूरी पंक्ति बनेगी यहाँ तक। तंडुल कणान अवलोक्य कपोतान प्रति अवदत धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारः चिंतयाम। कैसे? अब इसमें देखें, तंडुल कणान, चावल के कणों को या चावल के जो दाने हैं उनको, अवलोक्य देखकर, कपोतान प्रति अवदत, कबूतरों के और कहा। क्योंकि चित्रग्रीव ने क्या किया था, तंडुल कनान जो चावल के दाने थे उनकी ओर देखकर कबूतरों से कहा। ठीक है, अब क्या कहा था कि धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का आश्रय लेकर, प्रतिकारः चिंतयाम, प्रतिकारः हमने किया था उपाय या समाधान, समाधान सोचना चाहिए। अब आप देखो, इसमें पहला यहां तक की क्रिया को लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, चावल के कणों को देखकर कबूतरों के प्रति कहा, कबूतरों की ओर रुख करके कहा। तो दो क्रियाएं हुई, एक चावलों को देखा पहले, फिर कबूतरों से कहा। तो पहले कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है, चावलों को देखने का। अब देखने के लिए यहाँ पे लोक जो धातु है इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब इस लोक में अब उपसर्ग भी लग रहा है, तो जब अब उपसर्ग लग रहा है, लोक धातु है, तो ल्यप प्रत्यय का उसमें प्रयोग हो गया। तो ये क्या बन गया, अवलोक्य है। अब पूरा आया, फिर लोक आ गया, क क्योंकि आधा है तो आधा ही आएगा। और हमने कहा था ल्यप में से क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है, तो ये क्या बन गया, अवलोक्य। बात समझ में आई कि दो क्रियाएं, दोनों क्रियाओं में से पहली क्रिया देखने की थी, तो उसमें अब उपसर्ग लगा था, तो इसलिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो गया, तो अवलोक्य बन गया ये पहले। फिर है धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारः चिंत्याम। फिर दो क्रियाएं हैं कि धैर्य का आश्रय लेकर विचार समाधान सोचना चाहिए। दो क्रियाएं हुई कि एक तो धैर्य का आश्रय लो, दूसरा फिर समाधान सोचो। तो पहले धैर्य का आश्रय लेना है। आश्रय लेने के लिए लंब धातु का यहाँ प्रयोग किया गया, और लंब में अब उपसर्ग लगा हुआ है, और फिर हमने अब उपसर्ग लगा हुआ है तो हमने क्या कर दिया, इसमें ल्यप प्रत्यय के प्रयोग से ये शब्द क्या बन गया, अवलंब्य, अवलंब्य। तो इस प्रकार से आपको पहचान करनी होगी कि ऐसा एक वाक्य, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें दो क्रियाएं एक साथ हो रही हो, तो पहली क्रिया की धातु में यदि उपसर्ग लगा है तो उसमें ल्यप प्रत्यय होगा, और उसका अर्थ क्या होगा, करके। जैसे हमने यहाँ का देख कर, आश्रय लेकर, यानी जो कर लिया, पहली क्रिया की समाप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये है ल्यप प्रत्यय के लिए। तत्पश्चात आपके दी हुई है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि समझते हैं, यत्र विसर्गात् परम चकारः अथवा छकारः भवति तत्र विसर्गस्य स्थाने शकारः भवति। अब ये क्या कह रहे हैं, हम इसको नियम में शॉर्ट फॉर्म में बांधने का प्रयत्न करते हैं। आप चाहें तो अपनी पुस्तक में या रफ नोटबुक में, कहीं भी आप जहां पे भी नोट डाउन करना चाहें, तो आप इस हिसाब से इसको बना सकते हैं कि यदि विसर्ग, अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि, यहाँ पढ़िए, यत्र जहां, विसर्गात विसर्ग से, परम परे, चकार अथवा छकार, यानी विसर्ग के परे चकार, चकार ऐसे लिख दूं मैं, अथवा छकार होता है, वहां
विसर्ग के स्थान पर शकार होता है, यानी इसको नहीं बदलना, ये जस का तस बने रहेंगे। इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? शकार का आदेश हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। कहा प्लस चित्त। अब चित्त को जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि पहले ही की मात्रा दिख रही है तो एक की मात्रा हुई, नहीं, क्योंकि जब चित्त का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? चकार प्लस ई प्लस तकार, यही तो करेंगे ना। तो पहले क्या आ रहा है? चकार। कहने का मतलब क्या हुआ? विसर्ग के बाद क्या है? चकार। विसर्ग के बाद चकार, कंडीशन अप्लाई हो रही है। देन हमें क्या करना है? फिर इस विसर्ग के स्थान पर शकार लेकर आना है। तो विसर्ग के स्थान पर शकार लेकर आए तो ये बन गया कश्चित। वैसे ही जो लिखा हुआ फॉर्मेट है ये संयुक्त व्यंजन में लिखा हुआ है। आप इसको यदि इस प्रकार से भी लिख देंगे कश्चित, तो भी ये सही माना जाएगा, यह गलत नहीं होता। कश्चित इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और संयुक्त स्वरूप में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है प्रतिकारः धन चिंतयताम। अब यहाँ विसर्ग है, फिर वही चकार है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया? शकार। अब शकार और चकार आप यहाँ पे भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा था, और संयुक्त स्वरूप लिखना हो तो ये लिखा ही हुआ है। फिर है देवदत्तः धन छलेन। अब विसर्ग के पश्चात क्या आ रहा है? छकार। विसर्ग के पश्चात छकार, तो भी कंडीशन एक ही रखनी है, विसर्ग के स्थान पर शकार का आदेश करना है। तो ये क्या बन गया? देवदत्तश छलेन। अर्थात इनको जब आप अलग अलग करके लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, देवदत्तः छलेन, और एक साथ करके लिखेंगे तो देवदत्तश छलेन। ठीक। फिर है यत्र विसर्गात् परम तकारः अथवा थकारः भवति तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन, दूसरा नियम क्या कह रहा है हमें, आइए देखें। वो भी आप यहाँ इस तरह से सामने उतारते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ये कह रहे हैं कि विसर्ग पहले, वही बात विसर्ग के बाद। अब क्या कहा इन्होंने? तकार और थकार। तो हम यहाँ लिख लेते हैं तकार और थकार, इस प्रकार से। और फिर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो विसर्ग के स्थान पर सकार का आदेश करना है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या ले आएंगे? हम सकार ले आएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। चकितः प्लस तूषणीम। अब यहाँ विसर्ग है और यहाँ तकार है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या ले आए? सकार। चूंकि इनके बाद स्वर नहीं है कोई भी, तो ये आधे होंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कश्चित में भी शकार के बाद अगर यहाँ शकार कर देते हैं तो बाद में कोई स्वर थोड़ी है जो वो श पूरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, वो आधा ही रहेगा, तो कश्चित हो जाएगा, प्रतिकारश चिंतयाताम हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ऐसे ही सकार जब यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सकार लाएंगे तो वो क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि आगे कोई भी स्वर नहीं दे रखा। तो फिर जब आधा होगा तो जब पूरा शब्द बनाएंगे क्या होगा? आधा स लिखा जाएगा। ठीक। ऐसे ही नीति ही धन तावत। अब यहाँ विसर्ग के पश्चात क्या है? तकार, तो नीति तावत। इस प्रकार से इस नियम को आपको पूर्ण करना है। फिर है यदि विसर्गात् पूर्वम अकारः परम च वर्गस्य तृतीय वर्णः चतुर्थ वर्णः पंचम वर्णः तथा ह य व र ल इत्येतेषु कोऽपि वर्णः भवति तर्हि अकारस्य विसर्गस्य च स्थाने ओकारो भवति। अब इसका क्या कह रहे हैं? देखिए, अब आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसको नियम में लिखेंगे तो बड़ा आसान लगने लगेगा। एक एक चीज लेके चलते हैं। यदि विसर्गात पूर्वम, अब देखिए परम की बात नहीं आई, पहले पूर्वम की बात आई है, तो हम क्या कह रहे हैं? मान लिया ये विसर्ग है यहाँ, ठीक है। अब इससे पूर्व की भी बात करेंगे और इसके बाद की भी बात करेंगे। क्या ये कह रहे हैं कि यदि विसर्ग से पूर्व अकार, विसर्ग से पूर्व अकार का मतलब कि विसर्ग से पहले क्या हो? अस्वर हो। ठीक। और विसर्ग परम च वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पंचम, यानी बाद में, विसर्ग के बाद में, एक बार के लिए उसको मैं थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखती हूँ जिससे कि मैं नियम को पूरा लिख पाऊं। यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। हम ये कह रहे हैं कि पूर्व में तो क्या हो? अ हो। पूर्व में क्या हो? अ हो। ठीक है। और बाद में क्या करना है? वर्ग के, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, वर्ग के, अब कौन से कहे हैं इन्होंने? तीसरे, चौथे और पांचवें। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से क्या तात्पर्य है? जैसे क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? क ख तो पहला दूसरा हो गया, फिर ग घ अंग, अंग होता है, अड़ नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है। फिर च की बात करें तो च छ ज झ य। ठीक है। इसी तरह से ट वाले वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें
त वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें और प वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें। ये तो हुई वर्गों की बात। साथ में और क्या कह रहे हैं, तथा ह य व र ल, ह य व र ल, ये आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ह य र ल और व, इस प्रकार से ह य र ल व। ये यदि है, एक बार के लिए यहाँ थोड़ा करेक्ट कर दूं, वो लिखा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे मैंने व 2 बार लिख दिया हो, है ना। व थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ ताकि इसी के सामने आपको समझा सकूं। अदरवाइज आप अपनी अच्छी एक नोटबुक लेके बैठिए, रफ नोटबुक या जो भी, तो उसमें आसानी से अच्छे अच्छे सुंदर तरीके से उतारें। ये कह रहे हैं कि अब विसर्ग से पहले अगर अ हो और विसर्ग के बाद में अगर किसी भी वर्ग के 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण आ जाए, या फिर क्या आ जाए, ह य र ल व, इस प्रकार से। तो करना क्या है, वर्ण भवति वर्ण होता है तरहि तो अकारस्य विसर्गस्य च, अकार और विसर्ग के यानी दोनों के स्थाने स्थान पर ओकारो भवति, ओ हो जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ओ का आदेश कर देंगे, इन दोनों के स्थान पर एक ओ का आदेश हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, हिरण्यकः नाम, अब यहाँ विसर्ग है और यहाँ न किस में आता है, त वर्ग का पंचम वर्ण है। वही हमने बात की कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण भी इसमें शामिल किया गया, तो त वर्ग का पंचम वर्ण आ गया, तो विसर्ग के स्थान पे ओ का आदेश दे दिया, बाकी एज इट इज लिखा गया, हिरण्यको नाम है। ततः हिरण्यक, अब यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ गया, ह। वही अगर इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो पहले ई की मात्रा थोड़ा लगाओगे, पहले क्या करोगे, ह और फिर लगाओगे ई की मात्रा, तो पहले क्या आ गया, ह। तो विसर्ग के बाद अगर ह है, यहाँ पे हमने ह की बात की, वैसे तो अगर एकदम एप्रोप्रिएट की बात करूं तो ह नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देती हूँ, इस पुस्तक में संशोधन भी कर लीजिएगा। हकार यकार वकार रकार लकार होना चाहिए, तब जाकर के ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट फॉर्म में होंगे। हम बोलने में बोल देते हैं ह या र ल व, लेकिन एक्चुअल में उनमें अ लग गया, अगर हम ह पूरा बोल रहे हैं तो अ लग जाता है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर ही लीजिए ताकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि हम अगर यहाँ पे ह की बात कर लेंगे तो आप कह सकते हैं कि मैडम यहाँ तो ही था, फिर क्यों बदला, क्योंकि हकार में अ थोड़ी, हम अ की बात कर रहे थे पहले, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो, अगर अ की बात कर रहे थे तो यहाँ तो ई था, फिर क्यों बदला। इसलिए आप इसको ऐसे याद करें, हकार यकार वकार रकार लकार। तो इनको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी व्यंजन वर्ण को जो भी आधे हों, अर्थात जिनमें स्वर न मिला हुआ हो, उनको प्रोनाउंसिएट करने के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ककार वकार लकार पकार, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ततो हिरण्यकः, ठीक है। व्याधः निवृत्तः, फिर आ गया न नकार, अब मैं नकार ही बोलूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ नी है, अगर न बोलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो विसर्ग के पश्चात नकार आ गया तो हम क्या कर देंगे, व्याधो निवृत्तः, इस प्रकार से आप इस नियम को बनाएंगे। तत्पश्चात आपके है, यदि विसर्गात् पूर्वं पश्चात् चकारः अकारः भवति तत्र पूर्वतनस्य अकारस्य स्थाने विसर्गस्य च स्थाने उकारः भवति। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि विसर्ग से पूर्व पश्चात, पूर्व और पश्चात अकार होता है, यानी पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, दोनों कंडीशन अगर अ की आ जाए तो पूर्व तनस्य अकार स्थाने, पूर्व अकार के स्थान पर विसर्गस्य च और विसर्ग के स्थाने उकार भवति, यानी पहले वाली इस पूरी कंडीशन में वही सेम पहले वाला फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ का आदेश हो जाएगा। इसमें एक चीज मुझे और बतानी है जो इसमें लिखी नहीं गई है, और उसके बिना आप कंफ्यूज हो जाएंगे एक बार के लिए। हाँ, तो इसके स्थान पर क्या करना है, ओ आदेश। यहाँ तक तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अ और विसर्ग के पश्चात अगर ये सब आ जाए या अ भी आ जाए तो इसको ओ आदेश करना है, ठीक है। ऐसे दूसरी चीज जो यहाँ लिखी नहीं गई है लेकिन करनी है, करना क्या है, जब ऐसी कंडीशन हो कि विसर्ग से पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो, तो पहले वाला अ और विसर्ग तो मिलकर क्या बन गए, ओ, लेकिन बाद वाला अ भी क्या हो जाता है, अवग्रह के रूप में बन जाता है, अवग्रह बन जाता है वो। ये जो आप एस जिसको साउंड करते हो,
हिंदी में आप इसको जानते हैं, ये को अपी वाला अ है। जैसे आप कई बार ये लिखा हो तो आपने बहुत बार देखा होगा, हर जगह इस प्रकार से लिखा हुआ देखा है ना। और इसको हम प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, को अपी। अपी जब हम बोल रहे हैं अपी, इसका मतलब ये क्या है, अ। और जब इस प्रारूप में होता है, ये एस वाली फॉर्मेट जो आपके अकॉर्डिंग है, इस फॉर्मेट में होता है, तो इसको कहा जाता है अवग्रह। इसको क्या कहते हैं, अवग्रह। आपसे यदि कोई पूछे संस्कृत में अवग्रह किसे कहते हैं, तो आप ये सिंबल बना के दिखा सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि ये अ का सिंबल है, अवग्रह है। तो इस स्वरूप में ये होता है। अब आप देखें, जब आप इस नियम को पूरा लिख लेंगे कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ होने पर पहले वाले अ और विसर्ग के स्थान पर ओ और बाद के अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। यहाँ पे आप पंक्ति लिख भी लीजिए, बाद के अ को, बाद के अ को अवग्रह, बाद के अ को अवग्रह, और ब्रैकेट में आप एस का सिंबल बना के लिख दीजिए, अवग्रह हो जाता है। बाद के अ को अवग्रह हो जाता है। इस प्रकार आप लिख लेंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा नियम। अब देखिए आप, कुतः अत्र, ये विसर्ग है। अब इस विसर्ग से पहले देखना है अ है, क्योंकि त में क्या मिला हुआ है, अ, और बाद में भी क्या है, अ। तो विसर्ग से पहले अ, बाद में भी अ, तो पहले वाले अ और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ का आदेश। आप इसको जब तोड़ करके करने का प्रयत्न करेंगे तो आप देखिए आपके पास कंडीशन क्या अप्लाई होगी, एक बार करके देखते हैं। ये हो गया कुत, अ अलग कर दिया, विसर्ग यहाँ लिख दी, फिर आपके पास ये है अ और ये है त्र। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन है। अब हमने इन दोनों के स्थान पर तो क्या करना है, ओ का आदेश, और इसके स्थान पर क्या करना है, अवग्रह। अब आप देखो, इस तकार में ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कुतो, और ये अ के स्थान पर क्या आ जाएगा, अवग्रह, और फिर आ जाएगा त्र, तो ये क्या बन गया, कुतो अत्र। ये हितः अपि यहाँ लिखा है तो क्या बन जाएगा, हितो अपि। ये है सह अस्माकम अर्थात सो अस्माकम। इस प्रकार से ये प्रारूप पूरा होगा। तो विसर्ग संधि के आधार पर हमने 4 प्रकार के विसर्ग के नियम समझे, वो आप अपनी नोटबुक में उतारें और इन चारों नियमों को याद करने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात देखते हैं आपके क्या दिया हुआ है व्याकरण से संबंधित। यहाँ है, अब वही जो ल्यप प्रत्यय हम अभी समझ के आए, उससे संबंधित कुछ रूप बना करके दिखाए हुए हैं, दिए हुए हैं, जिन्हें आपको याद करना है। अध प्रदत्तानि ल्यप प्रत्यांतानि पदानि ध्यानेन पठत अवगछत च। नीचे दिए गए ल्यप प्रत्यांत प्रत्यय से अंत होने वाले पदों को ध्यान से पढ़िए और इसका अनुसरण करिए। अब यहाँ पर इधर तो दिया हुआ है लट लकार की क्रिया, जो लट लकार में बनती है, रूप बनते हैं वो। यहाँ प्रकृति प्रत्यय विभाग दे रखा है, यानी प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके। प्रकृति किसको कहते हैं, जिसमें मूल शब्द है वो और उसके जो भी उसके अंदर भाग हैं, प्रकृति प्रत्यय यानी मूल शब्द, उपसर्ग और सब अलग कर देना, उसको प्रकृति प्रत्यय कहा जाता है। तो ये अलग करके लिखे हुए हैं। फिर ल्यबंत रूपम, ल्यबंत रूपम यानी ल्यप प्रत्यय लगने के बाद वो कैसा रूप बनेगा वो दिया है। फिर विवरणार्थम, विवरणार्थम से संबंध की उसका अर्थ क्या होगा, जो रूप बनेगा ल्यप प्रत्यय बनने के लगने के बाद उसका अर्थ क्या बनेगा, वो यहाँ विवरण में दिया है। और यहाँ पर ल्यप प्रत्यय से पद घटितानि वाक्यानि, ल्यप प्रत्यय पद लगने पर जो वाक्य घटित हुए, या कुछ वाक्य ऐसे कह सकते हैं हम कि एग्जाम्पल्स के रूप में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे अब पहले देखते हैं, आगच्छति की बात करें तो आगच्छति किस धातु का है, गम धातु का। गम धातु के रूप कैसे चलते हैं, गश्ति गशत गशंती गस्ती गशत गशत। तो ये है आ गम ल्यप। ठीक, अब ये आगम ल्यप है, यहाँ पे क्या बना, एक तो आगम्य तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई है ही नहीं इसमें दिक्कत। आ गम मकार आधा है, हो गया, और ल्यप से हमने जाना था क्या शेष रहता है, य। तो आगम्य तो बड़ी आसानी से आपने बना लिया होगा, समझ आ गया होगा। अब बची बात आगत्य कैसे हुआ। यहाँ पे फिर से वही बात कि बहुत कुछ नियम लगे हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये बदला। इसको मैं आसान तरीके से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसी धातुएं जिनके अंत में मकार हो, ऐसी धातुएं, आप चाहें तो लिख ले इस बात को, ऐसी धातुएं जिनके अंत में मकार हो तो उसका उससे पूर्व उपसर्ग और पश्चात ल्यप प्रत्यय लगने पर मकार का लोप होकर तकार आ जाता है, मकार का लोप होकर तकार आ जाता है। ऐसे आप लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका और भी एग्जांपल आपको बता दूंगी। मैंने अभी क्या बोला, फिर से रिपीट कर रही हूं
कि ऐसी धातुएं जिनके अंत में मकार हो और उनसे पूर्व कोई उपसर्ग दिया है, पीछे ल्यप प्रत्यय लगा है, तो उनके मकार का लोप होकर तकार का आदेश हो जाता है या तकार का आगमन हो जाता है। तो जब आप इस मकार के स्थान पर क्या ले आएंगे, तकार ले आएंगे, तो आप क्या बना देंगे, आगत्य, आगत्य। इस प्रकार से एग्जाम्पल देखते हैं। छात्रः विद्यालयम आगत्य संस्कृतम पठति। छात्र विद्यालय में आकर संस्कृत पढ़ता है। दो क्रियाएं होगी, एक विद्यालय में आना, दूसरी संस्कृत पढ़ना। तो विद्यालय में आकर संस्कृत पढ़ता है, पहली क्रिया है क्या है, आना। तो यहाँ पे क्या लग गया, गम धातु और आ उपसर्ग लगा है, तो ल्यप प्रत्यय से इसका स्वरूप बना। ठीक है, उसके पश्चात है आनयति। एक, हाँ, इसका मैं ये कह रही थी कि आपको और उदाहरण आपके शायद यहाँ दिया भी होगा कोई ना कोई, तो ये देखिए यही मिल गया हमें। तो नम यहाँ पे धातु है जिसके अंत में क्या है, मकार। एक वही कि प्रणम्य, प्रणम्य बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब प्रणत्य कैसे बना, वही नियम जो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसी धातुएं जिनके अंत में मकार है तो उस मकार का लोप होकर के न जो तकार का आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रणत्य। ठीक है, इस प्रकार से स्वरूप बढ़ेगा। चलिए, ये हुआ। उसके पश्चात आप देखेंगे तो आ नी य, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी हाँ, एक चीज और आपको बता दूंगी, आगे आएगा आपके। खैर, दो तीन एक बार देख लें फिर देखते हैं। आनीय आप आसानी से बना लेंगे, उत्थाय आप आसानी से बना लेंगे। ये देखिए, उत्थाय आनीय बड़ी आसानी से आप बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको समस्या आप फिर से एक कहाँ आने वाली है, उस पर बात कर लेते हैं। अब एक नियम और लिखिएगा, ऐसी धातुएं जिनके अंत में ह्रस्व स्वर है, ऐसी धातुएं जिनके अंत में ह्रस्व स्वर है, उन धातुओं में के साथ, उन धातुओं के साथ ल्यप प्रत्यय लगने से पूर्व तकार का आदेश होता है या तकार लग जाता है। ठीक है, वैसे तो तुक का आदेश होता है, तुक का तकार शेष रहता है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। फिर से एक बार इसको कैसे हम लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, धातु में ह्रस्व स्वर, धातु में ह्रस्व स्वर और पीछे यदि ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय तभी लगेगा जब धातु से पूर्व क्या लगेगा, धातु से पूर्व उपसर्ग लगेगा, है ना। उपसर्ग, पहले उपसर्ग की बात होगी, फिर प्लस धातु में ह्रस्व स्वर और ल्यप प्रत्यय। धातु के अंत में, सॉरी में नहीं, धातु के अंत में, क्योंकि धातु में तो कहीं भी हो सकता है ह्रस्व स्वर, लेकिन हमें अंत वाला देखना है। धातु के अंत में ह्रस्व स्वर और प्लस ल्यप लगा हो तो इन दोनों के बीच में, यानी तो कंडीशन क्या करनी है, धातु और ल्यप के बीच में हमें तकार लेकर के आना है। अब इसका एग्जाम्पल आप ये देखिए। ठीक है, कैसे, क्री है, क्री के नीचे आप देखेंगे क्या लगा है, री। री क्या है, ह्रस्व स्वर है। हमने बात की थी पहले भी, अब फिर दोहरा लेते हैं। संस्कृत में री जो स्वर है ये अपने आप में ह्रस्व है और री का दीर्घ स्वरूप भी होता है संस्कृत में। और वो कैसे होता है, आप जब संस्कृत में री के दीर्घ स्वरूप की बात करते हैं तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ये स्वरूप दिखता है। इसका मतलब ये जो री लगा है ये क्या है, ह्रस्व है। हमने बात की पहले उपसर्ग हो फिर धातु, और धातु के अंत में यदि ह्रस्व स्वर हो तो ल्यप लगाने से पहले तकार आ जाएगा। अब आप देखिए, उप के स्थान पर उप लग गया, क्री की जगह क्री लग गया, ल्यप का य शेष है। अब ये बीच में तकार कहाँ से आ गया, तो ये इस नियम के आधार पे आया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अब इन्होंने सीधे दे दिए उदाहरण, लेकिन नियम नहीं बताए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, क्योंकि व्याकरणिक संबंधी बहुत सी ऐसी चीजें जो सीधी लिख दी गई हैं या जिन्हें समझने की जरूरत है, तभी आप उसको फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि क्या नियम लगे, कैसे बना। तो ठीक ऐसे ही आप अगर देखेंगे, ये देखिए, अब निश्चित्य ये कैसे बना। अब यहाँ पे बहुत दो चीजें काम करेंगी, एक और ध्यान दें। ची धातु है, यहाँ पे ह्रस्व स्वर लगा है। पहली बात तो क्या हो गई, ची के स्थान पर ची और ये ल्यप का य शेष और बीच में क्या आ गया, तकार का आदेश हो गया, क्योंकि
ह्रस्व स्वर था, लेकिन यहाँ सकार का भी क्या हो गया, शकार हो गया। अभी विसर्ग संधि का नियम हमने पढ़ा था कि अगर विसर्ग के बाद कोई भी मतलब चकार या छकार हो तो विसर्ग को शकार आदेश हो जाता है। अब आप कहेंगे मैडम विसर्ग तो है ही नहीं यहाँ, ये जो सकार होता है वो विसर्ग का ही सिंबल होता है। अधिकांश जगह पर, अधिकांश जगह पर सकार विसर्ग का सिंबल होता है संस्कृत में। इसलिए ये जो निश्चित्य आपको दिखाई दे रहा है, आप अगर बना देते तो इसका निश्चित्य बनाते, जो कि एक्चुअल बनेगा निश्चित्य। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जब तक अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। अब देखिए फिर से, विस्मृ, स्मृ के मृ में क्या है, ह्रस्व स्वर है, तो क्या बन जाएगा, विस्मृत्य। ठीक है, आप इसको बनाओगे तो आसानी से आप समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है इतने ही लगभग नियम जो आपको समझने जरूरी थे, जिससे आप बना लेंगे। जैसे परिष्कृत्य, यहाँ भी री फॉर्म आ रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही, आरभ्य सीधा ही बन रहा है। यहाँ फिर स्वीकृत्य, क्योंकि क्री की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ भी लिख है। तो आगे लगभग सब इजीली आप बना पाएंगे, आप करके देखिएगा, आगे के सब समझने की कोशिश करेगा। रही बात इधर जो हमने वाक्य इन्होंने उदाहरण स्वरूप दे रखे हैं, तो ये आप जितने भी वाक्य देखेंगे सब वाक्यों में दो क्रियाएं होंगी। कोई भी वाक्य आप उठा लीजिए, जैसे ये लिया, छात्रः ध्येयं निश्चित्य अध्ययनम करोति। छात्र ध्येयम अर्थात लक्ष्य, लक्ष्य निश्चित करके अध्ययन करता है। यानी एक तो उसने लक्ष्य निश्चित किया, दूसरा अध्ययन किया, दो क्रियाएं हो गई। तो लक्ष्य निश्चित करना पहली क्रिया है, तो निश्चित्य हो गया यहाँ पर। कोई भी आप सेंटेंस उठा के देखेंगे, इसमें दो क्रियाएं आपको दिखेंगी, और पहली क्रिया में कोई ना कोई उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमें क्या समझाया जा रहा है, ल्यप प्रत्यय। और ल्यप प्रत्यय का सीधा सीधा फॉर्मूला था कि ल्यप प्रत्यय तभी धातु में लगेगा जब उस धातु से पूर्व क्या होगा, उपसर्ग। तो यहाँ पर उपसर्ग युक्त धातुएं ही हैं, और ल्यप प्रत्यय लगाते हुए उनके रूप बने हैं। ये आप सारे पढ़िए, समझिए, और इस आधार पर आपका यहाँ पर व्याकरणिक अंश इस अध्याय का समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।